हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं सीबी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स से शुरू होता है चैप्टर कि फिजिक्स क्या है। द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। जो नेचर हमारे आसपास है वो कलरफुल है और बहुत अतरंगी है। अतरंगी यानी कि बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे रंग हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। इट कंटेन्स फिनोमिना, वो कंटेन करता है, उसके अंदर है बहुत सारे फिनोमिना ऑफ लार्ज वेराइटीज़, बहुत सारे वेराइटीज़ के फिनोमिना। फिनोमिना जैसे बहुत सारी घटनाएं, वाटरफॉल्स हैं तो सनराइज कर रहा है, मून हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सब चीज़ें फिनोमिना में आ जाती हैं। ठीक है, विंड्स चल रही हैं, सैंडस्टॉर्म आ गया, ठीक है, रेन हो रही है, तो वो सब फिनोमेना में आ जाता है। वही चीज़ देखिए आगे लिखी हुई है, द विंड्स, द सैंड्स, द वाटर, द प्लैनेट्स, द रेनबो, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रबिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, the energy coming from the sun and the nucleus. There are a large number of objects and event taking place around us. तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और इवेंट्स हैं जो हमारे आसपास घटित हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपने ऊपर देख लिए। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? अब देखिए फिजिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन पे आ रहे हैं हम। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर की स्टडी और उनके लॉज के बारे में जानना, कैसे नेचर काम कर रही है, प्रकृति कैसे काम कर रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज एंड रिवीलिंग द लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स। लेकिन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। प्रकृति और उनके नियमों की पढ़ाई ही फिजिक्स है, भौतिकी जिसे कहते हैं हम हिंदी में। ठीक है, तो ज़्यादा हिंदी हो रही है, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में और हिंदी मिक्स करके बोलेंगे। तो वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे सारे जो बहुत सारे इवेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो टेक प्लेस यानी कि हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉ। कुछ बेसिक लॉ ऐसे हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, जैसे हवा भी चल रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो सब कुछ कोई बेसिक लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स। और इन लॉज को, ये जो लॉज हम जो हमको लग रहे हैं कि कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही सब हो रहा होगा, कुछ बेसिक लॉ के, इन लॉज को रिवील करना, इन लॉ को सामने लाना और दिखाना कि अच्छा ये लॉ है, इसलिए रेनबो फॉर्म होता है, इसलिए सन हमको राइज होते हुए दिखता है, इसलिए हमको सन की गर्मी से इंफ्रारेड जो हमारी वो उसके अंदर जो रे होती है उससे हमें गर्मी किस तरह से मिल रही होती है, हमारे बॉडी किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट कर रही होती है। बहुत सारे इवेंट, मतलब काउंटलेस इवेंट हैं, तो उन सब के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं उनको रिवील करना ही नेचर है इन ऑब्जर्वेंट इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे द ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द सन। जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, उसको वो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द ट्री एंड टाइड्स इन द सी ऑन ए फुल मून नाइट कैन ऑल बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए 3-4 एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? एक तो है कि मून हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, एक एप्पल गिर रहा है ट्री में से, और टाइड्स इन द सी, टाइड्स यानी कि जो सी का लेवल बढ़ जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो मून के कारण होता है। ठीक है, मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण होता है। तो अगर हमें ये पता है ये बात, तो सीधी सी बात है, हम तुरंत बता लेंगे कि टाइड क्यों, क्वेश्चन आएगा कि टाइड्स क्यों होती हैं फुल मून नाइट पे, तो हम सीधे से बोल देंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण होती है, या मून के ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके कारण पानी अट्रैक्ट हो जाता है और सी का लेवल बढ़ जाता है, ये हम कह देंगे तुरंत। फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द बेसिक रूल्स। फिजिक्स किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? कुछ बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। कुछ बेसिक रूल जो कि एप्लीकेबल हैं हर डोमेन ऑफ लाइफ। डोमेन यानी समझते हैं कि हर हिस्से में, जिंदगी के हर हिस्से में आप बैठे हैं तो भी आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके फ्रिक्शन लग रहा है आपकी सीट और आपके बीच में, इसलिए आप बैठे हुए, नहीं तो आप स्लिप कर जाएं। ठीक है, आप चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ज़मीन से चिपके हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो हर चीज़ में, हर डोमेन ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स देयरफॉर लीड्स टू एप्लीकेशन इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग बायो एंड मेडिकल साइंसेज। तो फिजिक्स की समझ रखना लीड करती है हमको कि किस डायरेक्शन में ले जाती है, बहुत सारे एप्लीकेशन, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायो और मेडिकल साइंसेज में इम्प्रूवमेंट लाना। बायो मेडिकल साइंसेज यानी कि जो शरीर संबंधी, जैसे बहुत सारे आजकल नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, और वो तो हमारी खैर एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, बाकी मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ईईजी ईईसी करने के लिए, या पता नहीं कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो ईसीजी होता है हमारे हार्ट के लिए होता है। तो वो सब चीज़ें जो बन रही है सब फिजिक्स के कारण ही बन रही है। फिजिक्स के मैग्नेटिक फील्ड उसमें आप जानते हैं यूज़ होती है। तो सब चीज़ में इससे जितना ज़्यादा हम फिजिक्स को समझेंगे, हम बायोमेडिकल साइंसेज में भी उतना इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे।
The great physicist Dr. R.P. Feynman has given a wonderful description of what is physics, what is understanding of nature. अब देखिए हम कह रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को हम डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। तो ये और समझने के लिए, इस बात को और समझने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एक्चुअली है क्या, ठीक है, उसके लिए जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, आप जानते हैं फेमन उनका नाम है, बहुत उनको बेस्ट एक्सप्लेनर कहा जाता है फिजिक्स का, ठीक है, वो जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इस बात का दिया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर है क्या, क्या मतलब है इसका। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्या समझते हैं एग्जाम्पल से, देखिए, सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस बट आर अलाउड टू वॉच द मूव्स ऑफ द प्लेयर। मान लीजिए कि हम चेस को देख रहे हैं, लेकिन हमको रूल्स जो हैं कि चेस कैसे खेला जाता है, घोड़ा कैसे चलता है, ठीक है, रानी कैसे चलती है, हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमको अलाउ कर दिया कि दो प्लेयर खेल रहे हैं, आप उनकी मूव्स को देख सकते हैं। इफ़ वी वॉच द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मे मेक आउट सम ऑफ द रूल्स। और अगर हम कुछ समय तक गेम को देखते रहें, जब आपको बार बार दिखेगा कि हाथी तो सीधे ही चलता है या राजा तो एक ही एक कदम चलता है, ये बार बार आप देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि आप कुछ रूल्स अपने आप से डिड्यूस करने लगेंगे, बनाने लगेंगे कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। विद द नॉलेज ऑफ दीज रूल्स वी में ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई अ प्लेयर प्लेड अ पार्टिकुलर मूव। और ये जो नॉलेज धीरे धीरे हमारे पास आती जाएगी, क्योंकि रूल्स हम बहुत समय से देख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन सामने देख रहे हैं हम, तो हम समझने लगेंगे कि कोई प्लेयर ने क्यों ऐसा पर्टिकुलर मूव चला कि उसके 2 मूव बाद वो ये चल देगा तो चेकमेट हो जाएगा, या उसका कोई बड़ी गोटी कट जाएगी, ठीक है, बड़ी कोई पॉन वगैरह कुछ कुछ ऐसा कट जाएगा, तो ये चीज़ हम डिड्यूस कर सकेंगे। हाउ एवर दिस मे बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन आप जानते हैं देख करके रूल्स बना लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इवन इफ वी नो ऑल रूल्स ऑफ चेस, इट इज़ नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ गेम इन अ गिवन सिचुएशन एंड प्रिडिक्ट द करेक्ट मूव। और ये तो जो आपने हमने अभी जो एग्जांपल लिया कि केवल देखना और अपने आप से रूल बना लेना और उसके बाद बाकी का आगे का काम करना, ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। देखा जाए तो आप नॉर्मल सारे रूल्स अपने आप से नहीं बना पाएंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा, आपको अगर कुछ भी नहीं पता चेस के बारे में। तो अगर हमें सारे रूल, और इसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम सारे रूल पता भी हैं तो भी ये गेम इतना सिंपल नहीं है कि इसको समझा जा सके और प्रिडिक्ट किया जा सके किसी एक सिचुएशन में कि ये सबसे सही मूव है और इसको चलना चाहिए। Knowing the basic rules is however the minimum requirement if any progress is to be made। तो अगर आपको चेस में आगे बढ़ना है या आगे सीखना है तो कुछ जो मिनिमम रूल्स हैं उनको जानना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी प्रोग्रेस आगे अगर कुछ भी प्रोग्रेस हो तो आपका एक बेसिक नॉलेज जो आपको है रूल्स की ज़रूरत होगी। वन में गेस एट अ रॉन्ग रूल बाय पार्शली वॉचिंग द गेम, ठीक है। वन में गेस एट अ रॉन्ग रूल का मतलब है कि अगर हम केवल देख रहे हैं मूव्स को, देख देख के चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हम गेस कर सकते हैं, हम गलती से कोई और गलत मूव भी, अगर हमें को भी खेलने का मौका मिले तो हम गलती से कुछ गलत मूव्स भी चल सकते हैं, ठीक है, कि इधर से उधर चल दिया, हमारा वो गोटी चली गई, कट गई, ठीक है, उसको सामने वाले की गोटी ने काट दिया, तो हम गलत मूव चल सकते हैं। द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर में मेक यूज ऑफ द रूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ऑब्जर्वर ऑफ द गेम में गेट सकता है। जबकि इस ऐसे सिचुएशंस में जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, नए तरह से खेलने लगते हैं, नई स्ट्रैटेजी से खेलने लगते हैं और उस रूल का इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, उनको लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द न्यू मूव some of the rules guessed at may prove to be wrong and the observer will frame new rules। और इस नए मूव की वजह से द सम ऑफ द रूल्स गेस, कुछ जो रूल हमने बना लिए अपनी मर्जी से, कि मान लीजिए जो नॉर्मल बेसिक रूल है उसके आगे के हमने कुछ रूल अपनी मर्जी से जो गेस किए होंगे वो वहाँ पे गलत प्रूव हो गए, ठीक है। और फिर क्या होगा, हम कुछ नए रूल बना लेंगे, अच्छा नहीं ये हमने गलत सोचा था यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि आप मान लीजिए देख रहे हैं कोई चीज़ को और आपने सोच रखा है कि ये बॉल तो सीधी जाएगी, बॉल अभी जा रही है, बॉल सीधी जाएगी, बॉल कहीं मुड़ेगी नहीं, और बॉल अचानक 90 डिग्री से मूव कर गई, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे ऐसे कैसे मूव कर सकती है। तो
आपको लगेगा पता नहीं क्या है ऐसी चीज़ वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक नया रूल बना लेंगे कि इस पॉइंट पे जो है बॉल जब जाती है और बार बार उसको करके आप देखेंगे तो बॉल हमेशा 90 डिग्री घूम रही है, कोई एक पॉइंट ऐसा है तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे जाकर बॉल अपने आप 90 डिग्री घूम जाती है। तो एक अपने एक नया रूल बना लिया उस रूल के विपरीत जो आपने पहले से बना रखा है, और वो रूल वहाँ पे फेल हो गया, वो रूल वहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स गोज द सेम वे, और फिजिक्स भी जो है ठीक उसी तरह से काम करती है। द नेचर अराउंड अस इज लाइक अ बिग चेस गेम, और फिजिक्स सेम उसी तरह से काम करती है। और नेचर जो है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है, जो दुनिया है, वो बहुत बड़ा चेस है जो नेचर खेल रही है, चेस गेम है जो नेचर के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम, और जो इवेंट हो रहे हैं, विंड चल रही है, सैंड चल रही है, सैंड स्टॉर्म आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे टॉर्नेडो हो रहा है, फायर हो गई, फायर लग गई कहीं पे, ये सब कुछ केवल मूव्स है नेचर के इस बड़े से गेम में। वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ द नेचर एंड गेस एट द बेसिक रूल अकॉर्डिंग टू विच द इवेंट्स टेक प्लेस। और हमें किस चीज़ का अलाउ किया गया है, हम जानते नहीं थे, हमेशा से तो नहीं जानते थे, आज बहुत कुछ जान चुके हैं फिजिक्स में, लेकिन क्या हम हमेशा से सब कुछ जानते थे? नहीं। न्यूटन वगैरह के समय में तो वो भी नहीं इन्वेंट था, ग्रेविटेशन और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन भी नहीं किए थे, क्योंकि जो किया कि न्यूटन में ने ही डिस्कवर किए, इसे हम डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है, इन्वेंशन नहीं कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। और वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ द नेचर एंड गेस एट द बेसिक रूल अकॉर्डिंग टू विच द नेचर टेक प्लेस। तो हम क्या अलाउड है ये इतना काम करने के लिए। We may come across new events which do not follow the rules guessed earlier, and we may have to declare the old rules inapplicable or wrong and discover new rules, जो कि मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के माध्यम से कि हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रूल्स के सामने आ जाते हैं जो गलत होते हैं, और हमें वहाँ पे पुराने रूल्स को इनएप्लीकेबल बोल करके नए रूल डिस्कवर करने पड़ते हैं। सिंस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, क्योंकि फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है, इट इज रियल, वो सच है। नो वन has been given the authority to frame the rules of physics, और किसी के पास भी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि नहीं मैं ही रूल बना सकता हूँ, तुम लोग रूल नहीं बना सकते। कोई भी रूल बना सकता है, जो भी उसको देख सकता है, जो कुछ भी उसको समझ पाएगा, वो एक नया रूल फ्रेम कर देगा। वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन देवर नेचर, और हम क्या करते हैं, केवल डिस्कवर करते हैं उन रूल्स को जो नेचर में ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम कोई नया रूल अपनी मर्जी से नहीं बना रहे होते हैं, हम केवल देख देख के और समझ के ही रूल सामने ला रहे होते हैं। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन और फेमन आर ग्रेट फिजिसिस्ट बिकॉज from the observation available at that time they could guess and frame the laws of physics which explain these observation in a convincing way। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो इतने बड़े फिजिसिस्ट इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन ऑब्जर्वेशन को केवल ऑब्जर्वेशन ना रख के उनको एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो उसको गेस किया और फ्रेम किया कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, और उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन इस तरह के रूल्स उन्होंने बताए कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कारण है इसका, ठीक है। एप्पल इसीलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। तो वो इतना कन्विंसिंग था, इतना अच्छा तरीका था बताने का चीज़ों को, कि वो सब वहाँ पे वो चीज़ें वैलिड होने लगी और हम उनको एज ए रूल की तरह ट्रीट करने लगे। बट देयर कैन बी अ न्यू फिनोमिना एनी डे, एंड इफ द रूल्स डिस्कवर्ड by the great scientists are not able to explain this phenomena, no one will hesitate to change this rule। लेकिन देयर कैन बी एक कभी भी कोई नया फिनोमेना होने लगेगा, मान लो किसी दिन अर्थ खींचना बंद कर दे, ग्रेविटी लगाना बंद कर दे, तो हम क्या करेंगे उस दिन, हम उल्टी ग्रेविटी, हम जीरो ग्रेविटी में जीने लगेंगे, और हम हेजिटेट भी नहीं करेंगे इन रूल को चेंज करने के लिए। जो आज हम जी को 9.8 मान के चल रहे हैं, तो कल हम उसको मान लीजिए कुछ वैल्यू अगर घट भी जाती है तो हम उसको 4 मान के 3 मान के भी कैलकुलेशंस करेंगे, चीज़ें करेंगे। हालांकि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी तब, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। रूल्स वगैरह कोई फिक्स किसी ने बना के नहीं छोड़ गया है। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या रोल है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम्स ईजी इफ वी हैव द फ्रीडम टू यूज मैथमेटिक्स, और नेचर की डिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाती है अगर हमें फ्रीडम हो किस चीज़ की, मैथमेटिक्स का यूज़ करने की। टू से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास is proportional to the product of masses and is inversely proportional to the square of distance apart is more difficult than to write इतना। देखिए हमने सिंपल यहाँ पे देखिए इक्वल टू होगा,
तो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक आ गई है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा m1 m2 अपॉन r²। तो आप इसको देख लेंगे। तो इस चीज़ को बोलना, इतने लंबे सेंटेंस को बोलना कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, वो ज़्यादा कठिन है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन कि हम सीधे सीधे ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस वाले स्टेटमेंट को लिख करके सीधे बता दें। तो इससे इससे बहुत वही चीज़ें डिड्यूस हो जाएंगी बहुत आसानी से। फर्दर द टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड सच एज अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शंस फ्रॉम द बेसिक इक्वेशंस। और जो टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स के उनको यूज़ किया जा सकता है प्रिडिक्ट करने के लिए, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करने के लिए बेसिक इक्वेशंस से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उससे मैथ्स के ही हम पूरा खेल जाते हैं, मैथ्स की मदद से ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अब ये बॉल आगे जाएगी, इतनी डिस्टेंस पे रुकेगी और फिर इसके बाद ये वापस लौटने लगेगी। मान लीजिए किसी हिल वगैरह पे हमने फेंका तो इतनी डिस्टेंस तक जाएगी और इसके बाद ये बॉल वापस लौटने लगेगी, नीचे आने लगेगी। Thus, if we know the basic rule 1.1 about the force between two particles, we can use the technique of integral calculus to find what will be the force exerted by a uniform rod on a particle placed on its perpendicular bisector। तो अगर हमको ये बेसिक रूल पता है जो कि 1.1 जो कि ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये है 1.1, तो अगर हमें ये बेसिक रूल पता है कि बेसिक रूल क्या होता है दो पार्टिकल के बीच में, तो हम इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा एक यूनिफॉर्म रॉड और एक पार्टिकल के बीच में जो कि रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। Thus मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और इसीलिए मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, उसकी भाषा कहा जाता है। फिजिक्स की भाषा क्या है? मैथ्स, ये कहा जाता है। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फिजिक्स की नॉलेज के बिना ये बहुत कठिन हो जाएगा डिस्कवर करना, समझना या एक्सप्लेन करना। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स को समझना, एक्सप्लेन करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन टूडेज वर्ल्ड कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड। और जो आज के वर्ड में जो इम्पोर्टेंस हो गई मैथमेटिक्स की, क्योंकि हर क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में मैथमेटिक्स आ गई है। फिजिक्स के हर क्षेत्र में, केमिस्ट्री में भी हम मैथ्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें कि आज के वर्ड में इंपॉर्टेंस नहीं है मैथमेटिक्स की, बहुत ज़्यादा है। हाउएवर मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज नॉट फिजिक्स, लेकिन केवल मैथमेटिक्स जो है वही फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स की भी अपनी कुछ अलग डोमेन्स हैं, अलग दुनिया है और अलग लॉज हैं, अलग चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ती है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि मैथ्स ही लगाना होता है फिजिक्स में, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स का मतलब तो मैथ्स है, लेकिन नहीं है। बहुत सारे लॉज आपको सीखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। वी यूज़ अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आर आइडियाज़, हम कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बट द आइडिया वी वांट टू एक्सप्रेस हैज़ द मेन अटेंशन, लेकिन जो आइडिया हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसका वो मेन अटेंशन होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे भूख लगी है, ये अपने मम्मी पापा से आप बोल रहे हैं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं कि तमिल में बोल रहे हैं कि तेलुगु में बोल रहे हैं कि पंजाबी में बोल रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेन जो आइडिया है कि मुझे भूख लगी है तो आपको कुछ खाने को देना चाहिए, ये चीज़ मेन अटेंशन बन जाती है। उसी तरह से फिजिक्स की भी लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, लिखा सब कुछ आप करेंगे मैथ्स ही से, लेकिन हम कर ऐसी चीज़ रहे होंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होगी और वो मेन अट्रैक्शन या मेन अटेंशन होगी आपके लिए। इफ़ वी आर पुअर एट grammar and vocabulary, it would be difficult for us to communicate our feelings, but while doing so our basic interest is in the feeling that we want to express। हम वही चीज़ देखिए कहा गया है कि अगर आप वोकेबलरी और ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी उस फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना। यहाँ पे इस तरह का इम्प्लीकेशन है कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वाइल डूइंग सो आर बेसिक इंटरेस्ट इज इन द फीलिंग वी वांट टू एक्सप्रेस, लेकिन उसको करते वक्त भी हमारा बेसिक इंटरेस्ट जो होगा वो इसी में होगा जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं। यानी कि फिजिक्स में हम अगर मैथ्स में थोड़े कम भी अच्छे हैं तो कोई भी तो ऐसी बात नहीं कि हमारी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी, ना ना ना, बहुत डिफरेंस हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे केवल फिजिक्स के लॉ ही से आपको आंसर्स निकालने होते हैं। It is nice to board a deluxe coach to go from Delhi to Agra. But the sweet memories of the deluxe coach and the video film shown on the way are next to the prime goal of reaching Agra. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक बहुत डेलक्स कोच में आप जा रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज वहाँ पे बन रही हैं। वीडियो फिल्म जो आपको शो की जा रही है, सामने स्क्रीन लगी होती है, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये सारे मज़े उसके बाद आते हैं कि आपका प्राइम गोल क्या है। प्राइम गोल तो आगरा पहुंचना है ना दिल्ली से।
ऐसा तो नहीं कि अगर आप वो वही बहुत मज़ा आ रहा है तो आप वहीं बैठे रहेंगे पूरे पूरे टाइम, वीडियो फिल्म देखते रहेंगे, जर्नी करते रहेंगे, नहीं, पहला गोल है आपका आगरा में पहुंचना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड नेचर, नेचर को समझना इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इज विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द डीलक्स कोच टू टेक अस देयर कंफर्टेबली। जो हमारा गोल है नेचर को समझना, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक डीलक्स कोच की तरह काम करेंगे उस गोल को पूरा करने के लिए। दिस रिलेशनशिप और ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग अ फिजिक्स का कोर्स करते वक्त आपको ये रिलेशनशिप माइंड दिमाग में रखना है कि मेन गोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, ठीक है, समझना नेचर को। लेकिन ये जो है ये मेन गोल है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझना, उसके लिए इसका एक तरीका है, उसका एक ज़रिया है, एक डेलक्स कोच है जो वहाँ पे हमें बहुत कंफर्टेबली ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट्स। फिजिक्स डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या डिस्क्राइब करता है? लॉज ऑफ नेचर। दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटेटिव एंड इन्वॉल्व मेजरमेंट इन कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो मेजरमेंट है ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी वाइज है, और इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ एंड कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट और उनका कंपेरिजन में इनमें इन्वॉल्व होता है। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसका कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। द एलिफेंट इज हैवियर देन अ गोट, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स? एलिफेंट जो है वो भारी है एक गोट से, लेकिन कितने गुना? दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली आंसर्ड इफ वी हैव अ चोजन स्टैंडर्ड मास कॉलिंग अ यूनिट मास। अगर हमारे पास एक मास होता जिसे हम यूनिट मास कह देते, सिंगल मास कह देते, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इफ द एलिफेंट इज 200 टाइम्स द यूनिट मास एंड द गोट इज 20 टाइम्स, वी नो दैट एलिफेंट इज 10 टाइम्स हेवियर देन गोट। तो देखिए कितनी आसानी से हमको समझ में आ गया कि अगर एक यूनिट मास का 200 टाइम्स है एलिफेंट और गोट उसका केवल 20 टाइम्स है, तो वो 10 टाइम्स हेवियर है एलिफेंट गोट से, ठीक है। If I have the knowledge of the unit length and someone says that Gandhi Maidan is 5 times the unit length from here, I will have the idea whether I should walk down to Gandhi Maidan or I should ride a rickshaw or I should go by bus. अगर मुझे ये यूनिट लेंथ की नॉलेज होती, अभी देखिए यूनिट मास की बात की गई थी, अभी यूनिट लेंथ की बात की गई है, ठीक है। एंड और कोई कहता है कि गांधी मैदान जो है, कोई उनका कोई मैदान, कोई पार्क वगैरह है, वो यहाँ से 5 टाइम्स है उस यूनिट लेंथ का, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा, अगर यूनिट लेंथ इतनी है कि चलने भर की है तो उसका 5 गुना लगभग लगभग हम लोग चल सकते हैं। अगर एक यूनिट लेंथ ही हम नहीं चल सकते, थोड़ा ज़्यादा बड़ी लेंथ है, तो हम रिक्शा लेंगे। अगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यूनिट लेंथ, तो हम सीधी सी बात है बस लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे और इस तरह से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि हमें डिसाइड करना आसान हो जाएगा। मान लो हमको पता ही नहीं यूनिट लेंथ क्या है, हम निकल पड़े हैं और पता चल रहा है पैदल चले जा रहे हैं लेकिन गांधी मैदान पहुंच ही नहीं रहे हैं। और सेकंड केस में क्या हो सकता है कि गांधी मैदान आपके घर के बगल में, आपने बस ले लिया, बस का किराया भी दे दिया और पहुंच गए आप, चढ़ते ही चढ़े और बस 2-1 मिनट में उतर गए, ठीक है। तो उससे अच्छा आप पैदल ही चले जाते हैं। तो ये दोनों साइड्स हो सकते हैं। दस द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है किस टर्म में? उनके यूनिट के टर्म्स में, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड इन 2 पार्ट। जो मेजरमेंट होता है क्वांटिटी का वो 2 पार्ट में किया जाता है। द फर्स्ट पार्ट गिव्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड यूनिट एंड सेकंड पार्ट गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट। तो पहला पार्ट जो है वो देता है कि कितने टाइम्स है वो स्टैंडर्ड यूनिट का, और सेकंड पार्ट जो है वो बताता है कि कौन सी यूनिट यूज की जा रही है। Thus, suppose I have to study it for 2 hours. The numeric part says that it is 2 and it is 2 times the unit of the time. And second part hours says that the unit chosen here is hour. तो अगर आपको आप कहें कि हमको 2 घंटा पढ़ना है या मुझे 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 जो कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट है, कोई पर्टिकुलर यूनिट है, यूनिट टाइम है ये, और उसका 2 गुना है ये, और यूनिट टाइम क्या है यहाँ पे? आर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। हु डिसाइड द यूनिट? अब देखिए डिसाइड कौन करता है यूनिट को? हाउ अ स्टैंडर्ड यूनिट चूजन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह से एक स्टैंडर्ड यूनिट को चूज किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए? द फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो पहली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सभी इंटरनेशनली लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यही है यूनिट मास, यही है यूनिट टाइम और यही है यूनिट लेंथ। अदरवाइज एवरीवन will choose his or her own unit for the quantity and it will be difficult to communicate freely among persons distributed over the world. तो इसका दूसरा का क्या हो सकता है कि हर कोई अपनी अपनी यूनिट बना लेगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रीली कम्युनिकेट करना
लोगों से पूरी दुनिया में जो लोग फैले हुए हैं। A body named Conference Generally Despots at Measures or CGPM, also known as the Conference on Weight and Measures in English, has been given the authority to decide the units by international agreement. तो ये जो यूनिट है, ये जो कॉन्फ्रेंस का नाम है, जिसका नाम है CGPM, वो डिसाइड करती है कि किसको हम कहेंगे यूनिट मास, किसको हम कहेंगे यूनिट लेंथ। ठीक है, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, यानी इंटरनेशनली ये बात एग्री की जाती है सभी देशों द्वारा कि ये है यूनिट मास और ये यूनिट लेंथ। इट होल्ड इट्स मीटिंग, ये अपनी मीटिंग होल्ड करती है, मीटिंग रखती है। एंड एनी चेंजेस इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू द पब्लिकेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और उसमें कोई भी चेंजेस जो होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, वो उनके पब्लिकेशंस के थ्रू या कॉन्फ्रेंस के थ्रू किसी तरह से सबको बता दी जाते हैं, सभी देश को बता दिया जाता है कि एक मास का थोड़ा सा बढ़ा है, एक मास थोड़ा सा कम हुआ है, या जो कुछ भी पहले के समय, अब तो बहुत फिक्स्ड हो गए ये सब चीज़ें। तो देखिए आगे हम देखते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटीज जो कि उनमें से निकली हैं, उनमें से बनी क्वांटिटीज हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड एंड एवरी क्वांटिटी नीड्स अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो बहुत सारी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच आर मेजर्ड, जो कि मेजर की जा सकती हैं, एंड एवरी क्वांटिटी नीड अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट, और हर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है एक डेफिनेशन ऑफ यूनिट। However, not all the quantities are independent of each other, लेकिन सारी क्वांटिटीज जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ आ यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन, यूनिट ऑफ एरिया इज ऑटोमेटिकली अपटेन। तो हमें अगर यूनिट ऑफ लेंथ हमने डिसाइड कर ली है, तो यूनिट ऑफ एरिया पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एल, हमने मान लिया कि एल यूनिट ऑफ लेंथ है, तो एरिया की लिमिट सीधी सी बात है एल स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ वी मेक स्क्वायर विद दिस यूनिट is with this length equal to its breadth equal to the unit length, its area can be called a unit area। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ डिसाइड करेंगे, और उतने ही यूनिट लेंथ का उसकी विड्थ भी हो जाएगी, उसकी लेंथ भी हो जाएगी, और उसका जितना एरिया निकलेगा, ठीक है, जो कुछ भी एरिया होगा उस यूनिट लेंथ से बने स्क्वायर का, उसे हम यूनिट एरिया कह देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी ईजिली एक क्वांटिटी को डिफाइन करते ही दूसरी क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हर क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, all areas can be then compared to this standard unit of area. Similarly, if a unit of length and unit of time interval are defined, a unit of speed is automatically obtained। तो इसी तरह से अगर यूनिट ऑफ लेंथ और टाइम डिफाइन कर दिया जाए, तो यूनिट ऑफ स्पीड अपने आप ही निकल करके आ जाएगी। इफ़ अ पार्टिकल कवर्स ए यूनिट लेंथ इन टाइम इंटरवल, वी से दैट इट हैज़ अ यूनिट स्पीड। अगर हम कहें, अगर कोई पार्टिकल है वो यूनिट लेंथ कवर करता है यूनिट टाइम में, तो हम कहते हैं उसकी यूनिट स्पीड है। सीधी सी बात है, दो चीज़ का हमने यूनिट डिसाइड कर ली, तीसरी चीज़ की यूनिट अपने आप निकल करके आ गई। वी कैन डिफाइन अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज फॉलोज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। The fundamental quantities should be independent of each other and all other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities। तो डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें किसी और का टर्म नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड होना चाहिए कि सारी क्वांटिटीज जो कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में निकल करके आ जानी चाहिए। It turns out that the number of fundamental quantities is only 7। और इसी समझ में आता है फाइनली कि जो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 ही हैं। ऑल द रेस्ट में बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और बाकी जितनी भी हैं उनको ईजिली डिराइव किया जा सकता है इन्हीं क्वांटिटीज़ की मदद से, इनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ठीक है, यही सब करके हम बाकी सारी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। मैनी डिफरेंट चॉइसेस कैन बी मेड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी डिफाइन करने के लिए बहुत सारी तरीके, बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन टेक स्पीड एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कोई एक आदमी कह सकता है कि स्पीड और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो लेंथ इज देन अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो लेंथ हो जाती जो है डेराइव्ड क्वांटिटी की, लेंथ उनमें से निकलती। ठीक है, इफ समथिंग ट्रेवल्स एट अ यूनिट स्पीड, द डिस्टेंस कवर्स इन यूनिट टाइम इंटरवल विल बी कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। तो एक कोई पार्टिकल है वो यूनिट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक यूनिट टाइम इंटरवल में, वो यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट सेट कर रहे हैं, उससे बहुत चीज़ें
डिपेंड करती हैं उन चीज़ों पे, ठीक है। वन में टेक लेंथ एंड टाइम इंटरवल एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कोई दूसरा कह सकता है कि लेंथ और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और तब उस केस में स्पीड जो है डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है। Several systems are in use all over the world, and in each system, fundamental quantities are selected in a particular way. The unit defined for the fundamental quantities are called fundamental units, and those obtained from derived quantities are called derived units. तो सीधी सी बात है, बहुत सारे सिस्टम दुनिया में हैं जो बहुत अभी भी यूज़ में हैं, एंड उस हर एक सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसको कुछ तरह से सेलेक्ट किया जाता है। जो यूनिट्स हैं जो कि डिफाइन की गई हैं फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइन की गई वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइन की गई वो है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और भी क्या नाम दिया जा सकता है? बेस क्वांटिटीज़। एसआई यूनिट्स। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। In 1971, CGPM held its meeting and decided a system of units which is known as International System of Units. It is abbreviated as SI from the French name Les Systèmes Internationaux des Unités. This system is widely used throughout the world. तो CGPM ने 1971 में एक मीटिंग रखी और डिसाइड किया एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को निकालने का, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको एसआई क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्रेंच इसका नाम है, ले सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनाइट्स, तो एसआई जो बीच के दो वर्ड्स हैं इनसे निकल करके ये एसआई आता है। दिस सिस्टम इज वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के समय में। तो टेबल 1.1 गिव द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इन एसआई। 1.1 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को बताता है और उनकी यूनिट्स क्या है एसआई यूनिट में वो भी दिखाता है। चलिए देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, लेंथ की क्या है मीटर, और इसको एम से डिनोट किया जाता है। मास क्या है की क्या है किलोग्राम, को केजी से डिनोट किया जाता है। टाइम की है सेकंड, इसको एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, इसको ए से डिनोट किया जाता है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की है केल्विन, इसको के से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, जिसको एमओएल से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है। Beside the 7 fundamental quantities, 2 supplementary quantities are defined. इनके अलावा दो और क्वांटिटीज भी डिफाइन की गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दे आर फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको किस चीज़ के लिए? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए डिफाइन की गई हैं। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन विद द सिंबल आर ए डी, एंड द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल इज रेडियन विद द सिंबल एस आर। तो रेडियन जो है वो प्लेन एंगल के लिए यूनिट है और आर ए डी है ये, और जो यूनिट है सॉलिड एंगल के लिए वो स्टेरेडियन है, इसका सिंबल है एस आर। एस आई प्रीफिक्सेस। चलिए ये देखते हैं, ये वाला टॉपिक देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज। जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटीज का वो बहुत बड़ी रेंज तक वेरी कर सकता है। वी टॉक ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज अबाउट 10 to the पावर, ये मैं देख लेता हूँ क्या है, 10 to the पावर 15। देखिए बहुत बड़ा ही मिट गया, मैं थोड़ा छोटा सा मिटा लेता हूँ। 10 to the power 15 मीटर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्वासर। क्वासर आप जानते हैं एक हेवनली पार्टिकल है, बहुत बड़ा सा पार्टिकल होता है, फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 10 to the power 26 मीटर। तो हम इतनी डिफरेंट डिस्टेंस के बारे में भी बात करते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है, जबकि दैट ऑफ आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी का मास है वो है 2.2 इंटू 10 to the power 41 kg। द CGPM रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर सर्टेन पावर्स ऑफ 10। जो CGPM है वो रिकमेंड करता है कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस जो कि पावर ऑफ 10 को बताने के लिए यूज होते हैं। क्या है वो? चलिए वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। मैं पूरा देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसआई प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल। तो 18 को कहते हैं एक्सा और इसका सिंबल है कैपिटल ई। देखिए जो भी ऊपर वाले यूनिट्स होते हैं उसका यूजुअली कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसी तरह से पेटा का पी, टेरा का कैपिटल टी, गीगा का जी, मेगा का कैपिटल एम, किलो का स्मॉल के, हेक्टो का एच, डेका का डी ए, डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, इसे म्यू कहते हैं, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का स्मॉल एफ और एटो का एफ। और ये आप देख लीजिएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या इसके पावर ऑफ 10। जैसे एक्सा का 18 है, पेटा है का है 15, टेरा का है 12, गीगा का है 9, मेगा का है 6, किलो का है 3, हेक्टो का है 2, डेका का है 1, डेसी का है -1। उसी तरह से आप देखिए और भी उसी क्रम में और भी बहुत सारे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा 10 to the power -9 और 9 का इन्हीं सबका आपका मेन यूज़ आएगा, वो भी आपको पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद हो जाएंगी।
डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स। तो चलिए ये जो पार्ट है, एनी स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। जो कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट जो हमको हम सेलेक्ट करते हैं उसकी ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? देखिए पहली होती है इनवेरिएबिलिटी, ठीक है। इनवेरिएबिलिटी देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट्स मस्ट बी इनवेरिएबल। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दस डिफाइनिंग डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो एज द यूनिट चूजन इज नॉट इनवेरिएबल। तो आपने मान लीजिए कोई यूनिट मान लिया आपके मिडल फिंगर की एंड से लेकर आपकी जो एल्बो है वहाँ तक की लेंथ को आपने यूनिट लेंथ मान लिया, ठीक है। तो ये तो हर आदमी की अलग होती है, हर इंसान की अलग होती है, और ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये सेम नहीं है, इसे इनवेरिएबल हम नहीं कहेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए अवेलेबिलिटी, द स्टैंडर्ड यूनिट्स मस्ट बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विद अदर क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो इजीली कंपेयर कर हो जानी चाहिए। तभी आप देखिए जब अवेलेबिलिटी सही होने का तरीका ये होगा कि जो आपने देखा होगा, आप सब्जी लेने जाते होंगे तो बहुत जो वहाँ पे ग्रोसर्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक तराजू होता है, उसमें एक तरफ वो वेट रखते हैं, एक तरफ वो सब्जियां रखते हैं तौलने के लिए। तो देखिए इतना ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है ये कॉमन वेट्स, और ये स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं जो आप वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 kg का स्टैंडर्ड वेट्स, 2 kg का, हाफ kg का, 250 ग्राम का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वेट्स हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो ग्रॉसरी शॉप और किराना वगैरह की दुकान पे होते हैं उनको और भी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जो ईजिली कंपेरेबल हो, जो ईजिली उसको बनाया जा सके, उसको बहुत डिफिकल्ट ना हो उसको कंपेयर करके बना लेना, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी, कि 1 kg का प्रोटोटाइप बनाना, 1 kg का कोई एक यूनिट मास बनाना बहुत कठिन काम ना हो, ठीक है। कि ऐसी इस तरह से डिफाइन कर दिया कि 1 kg नप ही नहीं पा रहा है, कि लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो नप ही नहीं पा रहे कि 1 kg है कि 1.5 kg कि 15 kg है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, CGPM decided in 2018 meeting that all its SI base unit will be defined in terms of certain universal constant, and the constants will be assigned fixed numerical value by definition। तो 2018 में CGPM में डिसाइड किया कि सारी SI बेस यूनिट को डिफाइन किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट बहुत सारे होते हैं उनके टर्म्स में, और इन कांस्टेंट को एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी डेफिनेशन के तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन दे करके एक कन्फर्म वैल्यू बता दी जाएगी। इन दिस केस, इस तरह से बोथ द क्राइटेरिया ऑफ इनवेरिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। और इस तरह से जो है अवेलेबिलिटी और इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों का ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। द न्यू डेफिनेशंस बिकेम ऑपरेटिव सिंस 20 मई 2019। तो तब से नई डेफिनेशन आने लगी मार्केट में। वी गिव बिलो द डेफिनेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, जब फिक्स क्वांटिटीज गिवन टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट विल अपीयर इन द डेफिनेशंस ओनली। तो जो फिक्स वैल्यूज हैं जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की मदद से डिफाइन की गई हैं वो डेफिनेशंस में ही आएंगी। दीज डेफिनेशंस, द डेफिनेशंस कैरी सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बट यू नीड नॉट वरी इट। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जो इस बुक के बियॉन्ड होंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उसके वरी करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको लेट गो करिए, अभी ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो बात है, मीटर सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, ये सब आप यहाँ से मत पढ़िए, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल, जो चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो, उसी चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट बना रखी है 7 बेस क्वांटिटीज़। उसमें मैंने बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से सातों बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप सातों बेस क्वांटिटीज़ को पहले देख लीजिए। यहाँ से आप पढ़ेंगे, आप गंदी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बाद में मत बोलिएगा। तो वहाँ से आप समझ लीजिए और इस पार्ट को आप रीड भर कर लीजिए। रीड करने के बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। वहाँ पे मैंने बहुत तरीके से, ढंग से, कायदे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डायमेंशन की तरफ, ठीक है। डायमेंशन क्या है वो देख लेते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको डेराइव किया जा सकता है बेस क्वांटिटीज से ही। व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है। जब भी कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी। और जब भी कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस की जाती है बेस क्वांटिटीज के टर्म में, तो उनको कुछ पावर्स असाइन कर दी जाती हैं कि ये इसकी इतनी पावर, इसकी इतनी पावर, ठीक है। उनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम नई यूनिट्स बनाते हैं, तो उससे हम डिराइव करने के वक्त हम डिफरेंट पावर्स असाइन करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस।
तो जो नंबर आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो नंबर ऊपर दिखता है, कहाँ नंबर दिखता है, कैसे नंबर दिखता है, अभी सबको सब समझ में क्लियर में आ जाएगा, अब क्लियरिटी आ जाएगी आपको। अभी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी आप बस सुनते जाइए। तो जो एक्सपोनेंट जो कि बेस क्वांटिटी में आता है, जो ऊपर हमको दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। उस बेस में उसकी डायमेंशन कितनी है, 4 है, 5 है, 2 है, -1 है, -5 है, इंटीग्रल होगी, इंटीग्रल नहीं भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू मेक इट क्लियर कंसीडर द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। इसको बहुत क्लियर बनाने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, वो क्या है, फोर्स। एज वी शैल लर्न लेटर, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बाद में हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। अभी हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, आपको आपने 9th में भी बात पढ़ी होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखिए फोर्स का हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो 2 बार टाइम नीचे आ गया, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। Thus the dimension of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ठीक है, तो ये उसकी डायमेंशंस आ गए हमारे पास। द डायमेंशन इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर 0। बाकी जितनी 7 क्वांटिटीज थी, उन सभी बाकी बेस क्वांटिटीज में 0 है। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड। और इस बात को आप लोग समझिए कि इस तरह की कैलकुलेशन में, इस टाइप की कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड जो होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेंथ में कितना मैग्नीट्यूड है, मास में कितनी मैग्नीट्यूड है, केवल डायमेंशन, केवल यूनिट का फर्क पड़ रहा है अभी, ठीक है। इट इज़ द इक्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट एंटर्स। ये इक्वालिटी होती है उस क्वांटिटी की जो एंटर कर रही होती है, ठीक है। यानी कि फोर्स की बात की गई है, तो फोर्स के डायमेंशन का इक्वालिटी होगी, ठीक है, टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं कह रहा है, टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो फोर्स आ रहा है, तो फोर्स की डायमेंशन के बारे में बात हो रही है। 10 चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आर ऑल इक्विवेलेंट इन दिस डिस्कशन, ईच वन इज लेंथ अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सारे जो हैं इक्विवेलेंट हैं इस डिस्कशन में, और सबकी यूनिट क्या है, वही लेंथ अपॉन टाइम। फॉर कन्वीनियंस द बेस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर सिंबल्स। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने आसानी से लिख पाने के लिए हम क्या करते हैं, इन जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको एक सिंबल से डिनोट करते हैं। जनरली मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, लेंथ को कैपिटल L से डिनोट किया जाता है, टाइम को कैपिटल D से, इलेक्ट्रिक करंट को बाय I से, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को K, मोल और CD से डिनोट किया जाता है, ठीक है। The physical quantity that is expressed in terms of the base quantities is enclosed in a square bracket। ठीक है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनको एनक्लोज किया जाता है, टू रिमाइंड दैट द इक्वेशन इज अमंग द डायमेंशन एंड नॉट अमंग द मैग्नीट्यूड। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये चीज़ें जो हैं केवल डायमेंशंस में या मैग्नीट्यूड में नहीं है, तो उनको कैपिटल स्क्वायर से, कैपिटल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको, किसको, बेस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे होते हैं उसको हम क्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू mlt-2, तो देखिए फाइनल जो की बात हमारी निकल के आ जाती है। फोर्स का मतलब क्या है, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के mlt-2। सच अ एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। और इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है जो कि बेस क्वांटिटीज में होगी, उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। दस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mlt-2। इसीलिए जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का, वो क्या है, mlt-2 है। द टू वर्जन्स गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो जो नीचे जो 2 वर्जन अभी आपको बताए जाएंगे, वो 2 ही वर्जन सेम ही है, इक्विवेलेंट है, और उनको एक दूसरे की तरह से यूज़ किया जाता है। तो डायमेंशनल ये भी कहा जा सकता है ए कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mlt-2, और बी द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, और ऊपर वाले तरह से भी कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या है, mlt-2। एग्जाम्पल को स्किप करते हो आगे चलते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन तो हमको कैलकुलेट करना आ गया किसी यूनिट का, उसका यूज़ क्या है, उसका क्या मतलब है, उससे हम क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला यूज़ है होमोजेनिटी एंड डायमेंशंस इन एन इक्वेशन ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या आता है, देखते हैं। एन इक्वेशन कंटेन्स सेवरल टर्म्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंबल्स ऑफ इक्वालिटी।
एक इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आते हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी प्लस या माइनस, ये टर्म्स इन टर्म्स से सेपरेटेड होते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, और एक इस तरह की इक्वेशन में जो डायमेंशन होते हैं उन सभी टर्म्स का वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, और ये केवल एक दूसरा तरीका है ये बात कहने का कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, कहने का मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। Thus, a velocity cannot be added to a force or a electric current cannot be subtracted from the thermodynamic temperature। तो कहने का मतलब देखिए ऊपर की लाइन का आपका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एक वेलोसिटी को हम फोर्स में नहीं ऐड कर सकते और इलेक्ट्रिक करंट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर से। सेम यूनिट होनी चाहिए एक दूसरे से एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए। ठीक है, दिस सिंपल प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन एंड इज एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड टू चेक वेदर एन इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट। तो ये सिंपल प्रिंसिपल क्या है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है, ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एक्सट्रीमली यूजफुल है मेथड जो है टू चेक वेदर द इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट, कि ये चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, कोई इक्वेशन सही है कि नहीं। If the dimensions of the dimension of all the terms are not same, the equation must be wrong। अगर डायमेंशन सारे टर्म्स का सही नहीं है तो जो इक्वेशन है वो गलत हो सकती है। जैसे एग्जांपल x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि यूनिट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, फॉर ए डायमेंशनल होमोजीनिटी। हियर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t which starts at time स्टार्ट स्पीड u and an acceleration a along the direction of motion। तो इतना है उस पार्टिकल का। x की डायमेंशन l, यू टी के डायमेंशन में देख सकते हैं अल्टीमेटली l आ रही है, और हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन जो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके l आएगी। कहने का मतलब सबकी डेफिनेशन जो है केवल डायमेंशन जो है वो लेंथ में ही आ रही है। दस द इक्वेशन इज करेक्ट एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न। तो जहाँ तक डायमेंशंस की बात है, इक्वेशन ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन ऑफ द मेथड कहाँ फेल हो जाता है या मेथड की क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है मेथड में। नोट दैट द डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर सेम एज द डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर प्योर नंबर्स आर डायमेंशन। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पे नहीं सही, चलिए कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था वहाँ पे, लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली सही है। तो डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, तो डायमेंशन जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ड्यू टू दिस रीजन द इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। दस द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट और ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर जो होती है एक्चुअल इक्वेशन होती है, लेकिन अगर कोई आपको लिख के दे दे x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ हटा के, और आपसे कहे कि आप इसको चेक करके बताइए कि इक्वेशन सही है कि नहीं, क्या तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे अगर आप केवल डायमेंशन को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केवल डायमेंशन से चीज़ें बन नहीं पाती हैं, चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि डायमेंशन से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि एक डायमेंशनली सही है कि नहीं सही है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटी वाइज सही है कि नहीं, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, और नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। इसीलिए लास्ट लाइन देखिए कहा जा रहा है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली सच में करेक्ट इक्वेशन हो, लेकिन जो एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है वो पक्का रॉन्ग होगी। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सेकंड क्या काम है, जो हमने यूनिट्स और डायमेंशंस पढ़े उसका क्या यूज़ है, सेकंड यूज़ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। When we choose to work with a different set of units for the base quantity, the units of all the derived quantity must be changed। तो जब हम काम करने लगेंगे किसी और सेट ऑफ यूनिट्स को ले करके एज अ बेस क्वांटिटीज, तो द यूनिट्स ऑफ ऑल द डेराइव्ड क्वांटिटीज मस्ट बी चेंज। तो सभी डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स चेंज की जानी चाहिए। डायमेंशंस कैन बी यूजफुल इन फाइंडिंग द कन्वर्जन फैक्टर फॉर द यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। तो डायमेंशन बड़े यूजफुल होते हैं, बड़े बेनिफिशियल होते हैं ये बात पता लगाने के लिए, कन्वर्जन फैक्टर पता लगाने के लिए, फॉर द यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द वन सिस्टम टू द अदर। एक यूनिट से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट से जाने के लिए ये जो होता है बड़ा अच्छा फैक्टर होता है डायमेंशन, बड़ा अच्छा मेथड होता है डायमेंशन। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
व्हेन एसआई यूनिट्स आर यूज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज 1 पास्कल। ठीक है, जब एसआई यूनिट यूज हो रहा है तो पास्कल का जो यूनिट होता है वो 1 पास्कल होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर। और सपोज वी चूज 1 सेंटीमीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ, 1 gram as unit of mass and 1 second as unit of time. This system is widely used and is called CGS unit. तो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर जो है यूनिट ऑफ बेसिक लेंथ है, जो कि 1 मीटर होती है हमारे SI सिस्टम में। 1 ग्राम यूनिट मास होता है जो कि 1 kg होता है हमारे जो SI सिस्टम है उसमें यूनिट मास जो होता है 1 kg मानते हैं हम। और 1 सेकेंड वहाँ पे भी रहता है, 1 सेकेंड यहाँ पे भी रहता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं CGS सिस्टम। ठीक है, दिस द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी डिफरेंट इन दिस यूनिट। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होगा वो डिफरेंट होगा इस यूनिट में। लेट अस कॉल फॉर द टाइम बीइंग 1 सीजीएस प्रेशर। तो इस यहाँ पे इस यूनिट के लिए उस प्रेशर को हम 1 सीजीएस प्रेशर के नाम से कह रहे हैं। नाउ हाउ मेनी सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने सीजीएस प्रेशर जो होंगे वो इक्वल होंगे 1 पास्कल के। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब हम P के डायमेंशन, F की डायमेंशन, A की डायमेंशन लिख देंगे, तो इससे हमें प्रेशर की डायमेंशन पता चल गई। अब 1 पास्कल जो है वो होता है 1 kg 1 मीटर इनवर्स 1 सेकेंड की पावर -2। और 1 सीजीएस क्या होगा, उसी क्योंकि डायमेंशन ही सेम रखना है, फॉर्मूले को याद रखिएगा, लेकिन हम चीज़ों को यूनिट्स में लेके चल रहे हैं, सब कुछ यूनिट लेके चल रहे हैं। तो 1 सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इनवर्स और 1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ को डिवाइड कर देना है, सिंपल डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस प्रेशर, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, केजी को मीटर में रखेंगे, ग्राम में बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर रखेंगे तो 100 आ जाएगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो अल्टीमेटली देखिए ये यहाँ पे -2 लग जाएगा, जिसकी वजह से -2 हो जाएगा, -3 से कटेगा तो कैंसिल होकर के अल्टीमेटली 10 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 सीजीएस प्रेशर। तो मेरे ख्याल से डाइन वगैरह कुछ होती है इसकी यूनिट, कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो आप देख लीजिएगा सीजीएस में क्या होती है प्रेशर की यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Thus, meaning knowing the conversion factor for the base quantities, one can work out the conversion factor for any derived quantities if the dimensional formula of the derived quantity is known. इसलिए अगर हम knowing the conversion factor for the base quantities, तो इसका मतलब है देखिए कि अगर आपको बेस क्वांटिटी का डायमेंशनल पता है, डायमेंशनल फार्मूला पता है, और आपको डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है, तो आप बहुत आसानी से उस कन्वर्जन फैक्टर को पता लगा लेंगे जिसका होगा। जैसे अभी हमने क्या किया, पास्कल और सीजीएस में जो प्रेशर होता है उसको हमने आपस में रिलेट किया, बहुत इजीली, देखिए 10 टाइम्स उसका आ गया। देखिए थर्ड यूज क्या हो जाता है डायमेंशंस का, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता करना। तो समटाइम्स डायमेंशन कैन बी यूज टू डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता करना। इफ वन नोज द क्वांटिटीज ऑन विच अ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, इफ वन गेसेस दैट दिस डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप, मेथड ऑफ डायमेंशन मे बी हेल्पफुल इन द डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन। अगर कोई ये गेस कर पाए कि ये डिपेंडेंस जो है प्रोडक्ट के तरीके का है, ठीक है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ होगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट वाला है ये पूरा इक्वेशन जो है प्रोडक्ट बेस्ड है, तो हम उस रिलेशन को बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मान लीजिए हमको टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिराइव करना है। क्या करेंगे हम, द सिंपल पेंडुलम हैज़ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है जो कि स्ट्रिंग से अटैच होता है, विच ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दस, जो कि ऑसिलेट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक्शन के कारण। दस द टाइम पीरियड मे डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है, फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, मास ऑफ बॉब पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, वी अज्यूम दैट द डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड ऑन दीन क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। हम इसको अज्यूम करते हैं, अज्यूम करके चलना पड़ता है हमको कि ये जो डिपेंडेंस है ये प्रोडक्ट की तरह की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू, क्योंकि इस साइड टाइम है, टाइम पीरियड तो टाइम ही हो गया वो अल्टीमेटली, K टाइम्स L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। ठीक है, K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड A, B, C आर एक्सपोनेंट टू विच वी वांट टू इवेल्युएट। टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, ठीक है, डायमेंशन लेते हैं बोथ साइड में, तो हम क्या करेंगे, लेंथ की डायमेंशन लेंगे, मास की डायमेंशन लेंगे और ग्रेविटी की डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तो आप लेंथ और मास की तो L और M हो जाएगी, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होती है तो LT-2। ठीक है, और उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे ये सब चीज़ें, L की पावर A प्लस C, M की पावर B और T की पावर -2C,
सिंस द डायमेंशन ऑन द बोथ साइड मस्ट बी आइडेंटिकल, और दोनों ही साइड पे डायमेंशन आइडेंटिकल होने चाहिए, तो a प्लस सी जीरो होना चाहिए क्योंकि लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं है, b जीरो होना चाहिए, मास का कोई डायमेंशन नहीं है, और माइनस टू सी वन होना चाहिए क्योंकि टाइम का डायमेंशन है वो भी वन में है। तो देखिए इससे हमें एक रिलेशन मिल गया, इससे हमें जो इक्वेशंस मिली है उसको हम डेराइव कर लेंगे बहुत आसानी से, और इसको हम वैल्यू रखेंगे जब पुटिंग दीज वैल्यूज। देखिए क्या हो गया, t इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई जी, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आया। दस बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन डिड्यूस दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, इट्स प्रोडक्ट is proportional to the square root of the length of the pendulum and is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity at the place of observation। तो इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस बता देता है। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड की क्या लिमिटेशंस है? ऑल्दो डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशंस, इट कैन नॉट लीड अस टू फार। ये हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखिए पहली चीज़ क्या है, वी ऑफ ऑल वी नो दैट द क्वांटिटीज ऑन विच अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स। हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटीज जिस पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे वो क्वांटिटीज क्या थी, मास ऑफ द बॉब, जो अल्टीमेटली डिपेंड तो नहीं करता था लेकिन हमने लिया कंसिडरेशन में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इवन देन द मेथड वर्क्स ओनली इफ द डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। और उसके बाद भी ये चीज़ें काम तभी करती हैं जब प्रोडक्ट के जैसा रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन एंड द टाइम t। तो कहने का मतलब तब भी रिलेशन काम तभी करेगा जब रिलेशन प्रोडक्ट टाइप हो, और उसके बाद जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, एक टाइम डिस्टेंस जो कि ट्रैवल किया जा रहा है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल द्वारा, वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। बट द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट लीड अस टू अ करेक्ट एक्सप्रेशन। लेकिन मेथड ऑफ डायमेंशन पे हमें एक सही एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा उसकी मदद से, बिकॉज द एक्सप्रेशन इज नॉट ऑफ, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन नहीं है, प्रोडक्ट जैसा एक्सप्रेशन नहीं है। और कैसा है वो, सम ऑफ टू टर्म्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सम ऑफ टू टर्म्स है, और यहाँ पे हम वो वाला अपना काम नहीं लगा सकते हैं, उससे हमारे में कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडली द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो हैं जिनमें कोई डायमेंशन नहीं होता है वो डिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं मेथड ऑफ डायमेंशन की मदद से। इन द एग्जांपल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एन अननोन कांस्टेंट k रिमेन्स इन द इक्वेशन एंड वन हैज टू नो फ्रॉम समवेयर दैट दिस इक्वेशन इज 2π। तो एक कांस्टेंट रह जाता है उसमें, ठीक है, जो कि आपने देखा लास्ट इक्वेशन में कि एक यहाँ पे देखिए के करके एक इक्वेशन यहाँ पे रह रहा था, कांस्टेंट इक्वेशन नहीं, कांस्टेंट यहाँ पे रह रहा था, और हमें कहीं बाहर से ये बात पता लगानी पड़ेगी कहीं से कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2π के बराबर है। ये हो गए इसके दो प्रॉब्लम्स या दो लिमिटेशन। थर्डली देखिए, थर्डली द मेथड वर्क्स इफ देयर आर एज मैनी इक्वेशन अवेलेबल एज देयर अननोन। तभी मेथड काम करेगा जब उतनी इक्वेशन हमें मिल जाए जितने अननोन्स हैं। इन मैकेनिकल क्वांटिटीज ओनली 3 बेस्ड क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास एंड टाइम एंटर। तो मैकेनिकल क्वांटिटीज में 3 ही बेस क्वांटिटीज मानते हैं हम, और होती भी है, उससे ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि लेंथ और मास और टाइम। सो द डायमेंशंस ऑफ दीज 3 may be equated in a guessed relation giving at most 3 equation in the exponent। तो मैक्सिमम 3 एक्सप्रेशन आ सकती हैं, 3 इक्वेशन आ सकती हैं। इफ अ पार्टिकुलर क्वांटिटी, कोई एक पार्टिकुलर क्वांटिटी इन मैकेनिक्स डिपेंड ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज वी शैल हैव मोर अननोन्स एंड लेस इक्वेशन। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस कम होंगी और अननोन ज़्यादा होंगे। द एक्सपोनेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन यूनिकली इन सच अ केस। तो उस केस में एक्सपोनेंट जो है यूनिकली डिटरमाइन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलर कंस्टेंट आर प्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अदर नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज। और इस तरह का कंस्टेंट जो है वो कंस्टेंट यानी कि रुकावटें या प्रॉब्लम्स जो है प्रेजेंट होती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में या नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज में। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच वेरी ओवर अ वाइड रेंज। फिजिक्स में हम देखते हैं कि फिजिक्स उन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है जो वेरी करते हैं बहुत वाइड रेंज में। यानी कि वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ माउंटेन एंड द साइज ऑफ टिप ऑफ पेन। इतना डिफरेंस, जो कि साइज ऑफ माउंटेन जो कि कितना बड़ा है, और टिप ऑफ पेन जो कि बहुत ही छोटी होती है, बहुत नेग्लिजिबल साइज की होती है, उसके बारे में बात करते हैं। वी टॉक ऑफ द मास ऑफ आवर गैलेक्सी एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वी टॉक ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स एंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सर्किल अराउंड अ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। इसके बारे में बात करते हैं कि टाइम जो है हमारी गैलेक्सी जब से बनी है तब से लेके अभी तक, और हाइड्रोजन एटम में एक सर्किल लगाने का इलेक्ट्रॉन का टाइम। इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ फील ऑफ लार्जनेस और स्मॉलनेस ऑफ
such quantities. तो हमें पता नहीं चलता कि वो चीज़ें कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं. To express such widely varying number, one uses the power of 10 method. तो इस चीज़ नंबर्स को यूज़ करने के लिए हम पावर ऑफ 10 मेथड का यूज़ करते हैं, ऑर्डर जिसे हम कहेंगे अभी बाद में थोड़ी देर बाद. ठीक है. इन दिस मेथड ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड एट a क्रॉस 10 टू द पावर b, वेयर a बिलोंग्स टू 1 से 10 के बीच में. b इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और b क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होता है. देखिए 1.39 into 10 to the power 9 आर एंड द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इतना. तो देखिए डायमीटर ऑफ सन कितना है, 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9, और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.06 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर, वन में राउंड द नंबर a to 1. ठीक है. इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 10 एंड टू 10 इफ इट इज ग्रेटर देन 5. अगर उसके पहले वाला नंबर 5, जानते हैं राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है कि अगर उससे पहले वाला नंबर 5 से बड़ा है तो उसको आगे तो एक बड़ा कर देते हैं, और उससे छोटा है तो हम उसको और छोटा है तो उसको वैसे रहने देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं. द नंबर कैन बी देन एक्सप्रेस अप्रॉक्सीमेटली एज अ पावर ऑफ 10 टू द पावर b. तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली, वो करेक्ट नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम उसकी 10 टू द पावर b के फॉर्म में निकाल सकते हैं. वी कैन गेट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, और इस तरह से हम ऑर्डर जो है उसका निकाल सकते हैं. द डायमीटर ऑफ द सन इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर 9 मीटर एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -10 मीटर. मोर प्रिसाइजली द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. और देखिए जो ऑर्डर होगा वो 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर 9 होगा. इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम में होगा 10 टू द पावर -10. तो सन में जो होगा ऑर्डर होगा 10 टू द पावर 9, और 10 टू द पावर -10 होगा ऑर्डर हाइड्रोजन एटम के केस में. लेकिन और प्रिसाइजली हम बात करें तो जो एक्सपोनेंट होता है 10 का, उसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. Thus the diameter of sun is 19 orders of magnitude larger than the diameter of the hydrogen atom. तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दिस इज बिकॉज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 9 is 9 and 10 to the power -10 is -10. The difference is 19. तो डिफरेंस निकालिए तो 19 हो गया. To quickly get an approximate a value of a quantity in a given physical situation, one can make an order. तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एक फिजिकल सिचुएशन में वन कैन मेक एन ऑर्डर, हम ऑर्डर को बना सकते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन ऑफ इन ऑल दिस. तो क्या यहाँ पे छोड़ते हैं वो देखते हैं. इन टू क्विकली गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इन अ गिवन फिजिकल सिचुएशन, वन कैन मेक एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन. तो मैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए मेरे ख्याल से इसको इजी बना सकते हैं. क्विक बनाने के लिए हम 10 टू द पावर b की फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको. ठीक है. इसका मतलब है इन ऑल नंबर्स इन दिस ऑल नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड टू 10 टू द पावर b फॉर्म एंड कैलकुलेशन इज मेड. इसमें क्या किया जाता है, सभी नंबर को इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है 10 टू द पावर b की फॉर्म में, और उसके बाद कैलकुलेशंस किए जाते हैं. लेट अस एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन दैट मे सिट इन अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 800 मीटर. एक सर्कुलर फील्ड बना ली हमने 800 मीटर की एरिया की, और उसमें हम निकालेंगे कि कितने लोग बैठ सकते हैं. देखिए a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमने पूरा एरिया निकाल लिया. एवरेज एरिया एक पर्सन का जो बैठने का वो निकाल लिया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या किया, उनको आपस में डिवाइड कर दिया. तो देखिए 10 टू द पावर 7 आ गया. दस द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7 पर्सन में सिट इन द फील्ड. तो इतने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड. अब देखिए फाइनल पार्ट हमारा आ गया है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड. इस दुनिया का आकार या इस दुनिया का पूरा सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ देखते हैं. इसमें क्या है, द मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ द वर्ड इज स्ट्रक्चर्ड. तो मैन हमेशा से इंटरेस्ट में रहा है कि कैसे वर्ड पूरा स्ट्रक्चर हुआ है, कैसे दुनिया चल रही है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए. लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट वर्ड इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स, सर्टेन इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स. The number of particles in the word is large but the varieties of particles are not many. इस दुनिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वेराइटीज़ जो हैं पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ओल्ड इंडियन फिलोसफर कनाडी डिराइव्ड हिज नेम फ्रॉम दिस प्रीपोजिशन. और इस प्रपोजिशन से उसने अपना नाम रख लिया. देखिए इन संस्कृत और हिंदी द कर्ण मीन्स अ स्मॉल पार्टिकल. उसने नाम ही अपना जो है वो कर्ण के ऊपर रख लिया, कनाडी. और इसके बाद जो इंडियन फिलोसफर था उसने सबसे पहले ये बात बताई थी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है दुनिया. आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल वर्क
people arrived at a conclusion that the world is made up of just 3 types of ultimate particle, the proton, the neutron and electron. बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि हर चीज़ जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है. All objects which we have around us are aggregation of atoms and molecules. जो भी चीज़ें आसपास हैं हमारे, वो सब कुछ मिलके बनी है एटम्स और मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन यानी इकट्ठा होने के बाद. The molecules are composed of atoms and atoms have at their heart a nucleus containing proton and electron. तो molecules जो है वो एटम से मिलके बने हैं और एटम्स जो हैं वो उनके हार्ट में उनके अंदर जो है प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में एकदम. इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड दिस न्यूक्लियस इन स्पेशल अरेंजमेंट. एक स्पेशल अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं. इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट डिसाइड्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए मटीरियल. तो ये जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का नंबर है यही और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यही सब इनका जो नंबर है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इन एन एटम डिसाइड ऑल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द फॉर मटीरियल. इनका जो नंबर है अगर ज़्यादा होगा तो ये बड़े साइज़ के एटम्स हो जाएंगे, तो ये हैवी एलिमेंट्स में आएंगे. जैसे गोल्ड वगैरह बहुत हैवी एलिमेंट होते हैं, बल्कि लिथियम वगैरह उनमें केवल बहुत कम ही अमाउंट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का, तो उसमें बहुत उनकी प्रॉपर्टीज़ में इस तरह से डिफरेंस आता जाता है. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मिल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक कोई ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं. ठीक है. ऑफ मॉडरेट और लार्ज साइज. हाउएवर द लॉज that we generally deduce for these macroscopic objects are not always applicable to atoms, molecules, nuclei or the elementary particles. लेकिन इनके लिए जो लॉ एप्लीकेबल होता है, जो एक कुर्सी के लिए लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लिया या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल हो. दीज लॉज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स डील विथ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स ओनली. और इनके लिए जो लॉज बने हैं, जो बड़े बड़े साइज के जो जिन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, वो केवल बड़े साइज के ऑब्जेक्ट से ही डील करते हैं. व्हेन वी से अ पार्टिकल इन क्लासिकल फिजिक्स वी मीन दैट ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर मॉडरेट और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट एज फॉर विच द क्लासिकल फिजिक्स इज वैलिड. तो जब हम कहते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो वो इस तरह से कंपेयर किया जाता है. उसका कंपेरिजन एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट या एक मॉडरेट साइज ऑब्जेक्ट से जो आज की दुनिया में प्रेजेंट है उससे कंपेरिजन किया जाता है, और उसी के लिए क्लासिकल फिजिक्स वैलिड है. इट मे स्टिल कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स इन इट. और उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं. दस अ पार्टिकल ऑफ डस्ट डेल्ट इन क्लासिकल फिजिक्स में कंटेन अबाउट 10⁻18 एटम्स. तो एक डस्ट का पार्टिकल भी जो क्लासिकल फिजिक्स में वो 10⁻18 एटम्स कंपोज कर सकता है. उसके अंदर 10⁻18 एटम्स होते हैं. ठीक है. बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स से क्लासिकल फिजिक्स डील करती है. 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स, 20th सेंचुरी पे तो एक्सपीरियंस हुए, हैव रिवील्ड, उसने रिवील किया एंडर एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, एक और एस्पेक्ट जो है दुनिया का बनने का. ठीक है. कैसे? देयर आर परहैप्स नो अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल. और इससे पता चला कि कोई भी अल्टीमेट इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है. हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड, और 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है. एंड देयर आर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सच पार्टिकल्स टू द अदर. और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच फ्री ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं. नेचर इज सीम टू बी अ वेल कनेक्टेड एंटिटी. और नेचर एक बहुत ही वेल कनेक्टेड, आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई एंटिटी को कहा जा सकता है. तो चलिए, इतना था आज के हमारे फर्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो तो पहले भी आ चुके हैं इसके पार्ट, लेकिन ये हमारा चैप्टर 1 था, इसलिए बहुत स्पेशल चैप्टर है. और फिजिक्स को समझाने के लिए कि किस तरह से फिजिक्स काम करती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे, या जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आप और कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं नीचे. इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिसका नाम है BSS2 कपूर. मैं मिलता हूँ आपको इस चीज़ के अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.